नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज दिन हो गया 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार। वैसे साथियों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फल दाता भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा के साथ कर्मों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो साथियों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन साथियों, उससे पहले आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में कहां से किस जिले से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। और आपके अपने चैनल MK5 मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपी के 10,000 से ज्यादा पेंशनरों के लिए खुशखबरी। इस महीने खाते में आएगा 50% भुगतान। जी हां साथियों, केंद्र सरकार ने यूपी सहित देश भर के ग्रामीण बैंकों के पुराने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए खुशखबरी दी है। देश भर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंकों के वैसे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो 1 नवंबर 1983 या उसके पूर्व सेवा में थे, सबको कंप्यूटर इंक्रीमेंट की 50% धनराशि का बकाया भुगतान इसी माह 30 सितंबर तक हो जाएगा। शेष 50% भुगतान मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर दी। इससे उत्तर प्रदेश के आर्यावर्त, प्रथमा और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के लगभग 10,000 सेवानिवृत्त कर्मी और कुछ कार्यरत स्टाफ को लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी कुमार श्यामल पार्थसारथी ने इस संबंध में सभी ग्रामीण बैंकों के चेयरपर्सन को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव DN त्रिवेदी ने बताया कि देश के 43 ग्रामीण बैंकों के करीब 70,000 पेंशनरों को इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बकाये कंप्यूटर इंक्रीमेंट और उस पर महंगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ता के भुगतान पर यूपी के तीनों ग्रामीण बैंकों पर करीब 1,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार सामान्य कर्मियों के अतिरिक्त 1 नवंबर 1973 को कार्यरत वैसे सभी स्टाफ जिन्हें वर्तमान में पेंशन या फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, बैंक की सेवा से पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा सेवा से त्यागपत्र या दिवंगत हो चुके हैं, उन्हें या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को भी कंप्यूटर वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। त्रिवेदी का कहना है कि कंप्यूटर इंक्रीमेंट मूल वेतन में शामिल होता है, इसलिए इसका प्रभाव ग्रेच्युटी, पेंशन, फैमिली पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण पर भी पड़ेगा। नवरात्रि पर यूपी रोडवेज देगा बड़ी राहत। 45,000 नई बसें आएंगी। ड्राइवर कंडक्टर की होगी भर्ती। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आने वाले नवरात्र पर अपने यात्रियों को बड़ी राहत देने वाला है। 45,000 नई बसें आएंगी। 7,000 बसें कुंभ में लगेंगी। 5,000 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर जारी हो गया है। इस संबंध में गुरुवार को रोडवेज के MD मासूम अली सरवर ने कई घोषणाएं की हैं। इनमें 10,000 महिला और पुरुष बस परिचालक और 5,000 चालकों की भर्ती नवरात्रि से शुरू करेगा। इसके अलावा बसें बेहतरीन व्यवस्था के साथ होंगी। ड्राइवर वर्दी नमे प्लेट में होंगे। अगले महीने 2 वर्दी के पैसे दिए जाएंगे। ग्रीन रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं। 120 और बसों को खरीदा जाएगा। 100 का ऑर्डर हो चुका है। प्रोटोटाइप का अफसर निरीक्षण कर चुके हैं। 3,000 बसें अनुबंधित हैं। 95,000 अपनी फ्लीट है। उन्हीं शर्तों पर 5,000 ई बसों को लेंगे। बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बगैर चार्ज लिए सुविधाएं दी जाएंगी। PPP मॉडल में इसे ध्यान रखा गया है। परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों को वर्दी भत्ता अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। MD ने इस बाबत सभी RM और ARM को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नई बसों के साथ चालक परिचालक वर्दी में नजर आएंगे। खास बात यह है कि आगामी दिनों में कुंभ मेले के दौरान नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी। इन बसों में ड्यूटी करने वाले संविदा और नियमित के चालक परिचालक वर्दी में नजर आएंगे। रोडवेज में करीब 24,000 संविदा के ड्राइवर कंडक्टर तैनात हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। कनेक्शन की दरें होंगी सस्ती। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन उपभोक्ताओं को बिना भाग दौड़ किए बिजली कनेक्शन दिए जाने की नई व्यवस्था को लागू करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रबंधन प्रस्ताव भेज रहा है, जिसके तहत बिना किसी उत्पीड़न के उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने पर कनेक्शन लेने की दरें बहुत कम हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को कम लागत पर कनेक्शन मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल का कहना है कि प्रस्ताव तैयार कर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया गया है। आयोग का आदेश मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था में एस्टीमेट बनवाने के झंझट से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उपभोक्ता जैसे ही आवेदन करेगा, वेबसाइट से ही उसे कनेक्शन की निर्धारित राशि की जानकारी हो जाएगी। कनेक्शन की धनराशि ऑनलाइन जमा करने के उपभोक्ता निश्चिंत होकर अपने घर रहेगा और निर्धारित समय के अंदर उसे कनेक्शन दे दिया जाएगा। अभी तक 2 किलोवाट 100 मीटर तक
के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदनकर्ता को 21,422 रुपए की धनराशि जमा करनी पड़ती थी। अब उपभोक्ता को महज 2,522 रुपए ही जमा करने होंगे। इस तरह उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में 18,900 रुपए की बचत होगी। इसी तरह 5 से 10 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता को वर्तमान व्यवस्था में 29,157 से 20,08,457 रुपए तक लाइन चार्जेस देना पड़ता है। प्रस्तावित व्यवस्था में मात्र 14,957 से 24,957 रुपए तक ही जमा करनी होगी। इस व्यवस्था में उपभोक्ता को 18,87,000 रुपए तक की बचत होगी। कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। कुत्ते की दुम कहने पर अखिलेश का योगी को जवाब। जी हां साथियों, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच वार पलवार का दौर बेहद तीखा हो गया है। अखिलेश ने मठाधीश और माफिया को लेकर बयान दिया तो सीएम योगी ने गुरुवार को अखिलेश यादव को कुत्ते की दुम तक कह दिया। इसका जवाब भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर दिया है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। सबको सन्मति दे भगवान। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच इस तरह की जुबानी जंग पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की तुलना इस समय यूपी में फैले भेड़िए के आतंक से कर दी थी। यहां तक कहा था कि 2017 से पहले चाचा भतीजा भी इसी तरह से आतंक था। अखिलेश ने भी इसके जवाब में पूछ लिया था कि आखिर यूपी में भेड़िया आए कहां से। अखिलेश ने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वह योगी नहीं हो सकते। योगी को गुस्सा नहीं आता है। वैसे तो योगी और अखिलेश के बीच इस तरह की बयानबाजी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में भी कई बार देखने को मिली है, लेकिन अब ज्यादा हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी हार यूपी में ही हुई है। इसके बाद से योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग तेज हुई है। भाजपा लोकसभा चुनाव में सपा को मिली जीत को तुक्का साबित करने के लिए उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक चुकी है। भाषा से पहचानिए संत, साधु वेश में धूर्त अनंत। थम नहीं रहा योगी और अखिलेश का झगड़ा। जी हां साथियों, सपा प्रमुख अखिलेश और सीएम योगी में जुबानी जंग तेज हो गई। अखिलेश और योगी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर एक बार फिर बिना नाम लिए योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाषा से पहचानिए संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। इसके बाद योगी ने भी अखिलेश को निशाने पर लिया। गुरुवार को अयोध्या की मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति संत परंपरा को माफिया कहता है। यह उनके संस्कार है। लगता है कि औरंगजेब की आत्मा उनके अंदर घुस गई है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा, मैंने संतों का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और मैंने कभी किसी संत महंत सन्यासी पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, उनसे और क्या किस भाषा की उम्मीद करें। जब से भाजपा हारी है उनकी भाषा बदल गई है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो क्रोध करेगा वह सन्यासी नहीं हो सकता। माफिया मठाधीश की चर्चा करते हुए कहा कि मेरी तस्वीर व उनकी तस्वीर देख लो, पता चलेगा कौन क्या दिखता है। योगी सरकार को सबसे पहले टॉप 10 अपराधियों व उनसे संबंधित दलों की सूची जारी करनी चाहिए। उन्होंने तो अपने ऊपर संगीन मुकदमे वापस ले लिए। चंद्रबाबू नायडू बोले, तिरुपति के लड्डुओं में चर्बी मिलाई, अयोध्या में संतों ने कहा ऐसे लोगों का नाश हो जाए। जी हां साथियों, तिरुपति प्रसादम विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर किसी तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना होती है तो वहां की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हम उत्तर प्रदेश में भी इसका ध्यान रखेंगे। अगर किसी ने ऐसा किया है तो यह गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आरोप एनडीए सरकार में शामिल टीडीपी लगा रही है कि तिरुपति में बांटे गए लड्डू में ऐसा पदार्थ मिला है जो बीफ की श्रेणी में आता है। मैं इसे भारत की जनता के प्रति भाजपा की बहुत बड़ी लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं, क्योंकि टीडीपी की सरकार के साथ भी वे हैं और इससे पहले जो सरकार थी वह भी लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें समर्थन देती थी। अगर वे भी इस पाप में शामिल हैं तो भारत की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। राम मंदिर के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, आंध्र प्रदेश से तिरुपति के 1 लाख लड्डू अयोध्या लाए गए थे। बड़े बड़े डिब्बों में पैक ये लड्डू टीटीडी का प्रतिनिधि मंडल लेकर आया था। यही प्रसाद राम भक्तों को वितरित किया गया था। इसमें अगर पशुओं की वसा मिलाई गई थी तो यह क्षमा योग्य नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ फूटा गुस्सा, सिख समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। राहुल से माफी मांगने की मांग। जी हां साथियों, लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित सिख विरोधी बयान को लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। सिख समुदाय के लोगों ने लखनऊ के जनरल पोस्ट ऑफिस पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के बयान की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उनके बयान को सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बताया। सिख समुदाय के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदर्शन में सिख समुदाय के अलावा विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिख समुदाय के खिलाफ इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वह उनकी सोच को दर्शाता है। 180 स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ 8 टीचर्स, ये कैसा सिस्टम? शासन के आदेश को भी दिखाया जा रहा ठेंगा। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश के राजकीय और स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहे नर्सिंग कॉलेज शिक्षकों की कमी के चलते गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं दे पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 180 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए महज 8 से 10 शिक्षक ही तैनात किए गए हैं, वो भी पूर्णकालिक न होकर संविदा पर नियुक्त है। प्रदेश में वर्ष 2022 से 23 में आगरा, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, बदायूं, आजमगढ़, बांदा अंबेडकर नगर और सहारनपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज और अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों और पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी में बीएसएससी नर्सिंग कोर्स शुरू किया गया था। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर में सीट्स बढ़ाई गई थी। पहले बैच में 60 से 60 छात्रों का दाखिला हुआ था, जिनको शिक्षित करने के लिए संविदा पर महज 8 से 10 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 2023 से 24 में दूसरा और 2024 से 25 में तीसरा बैच आ चुका है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार 40 से 60 छात्रों के दाखिला पर प्राचार्य, उप प्राचार्य और प्रोफेसर के एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर पर 2 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 और ट्यूटर के 8 से 16 पदों की भर्तियां करना अनिवार्य है। यानी कि कुल 16 से 24 अध्यापक होने के अलावा अन्य स्टाफ होना चाहिए। इसके साथ छात्रों की संख्या बढ़ने पर अध्यापन कार्य में जुटे प्राचार्य, उप प्राचार्य के पद को छोड़कर अन्य अध्यापकों की संख्या में समानुपात इजाफा होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी सुनिश्चित, पानी के अंदर की जाएगी बैरिकेडिंग। जी हां साथियों, महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। त्रिवेणी के पावन तट पर जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए योगी सरकार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत इस बार कई नए और आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें अंडर वाटर ड्रोन, वाटर स्कूटर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं होंगी। आइए जानते हैं इस बार महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। अंडर वाटर ड्रोन और सोनार जल क्षेत्र की निगरानी के लिए पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सोनार तकनीक से पानी के नीचे की स्थिति की जांच की जाएगी। अंडर वाटर ड्रोन और सोनार जल क्षेत्र की निगरानी के लिए पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सोनार तकनीक से पानी के नीचे की स्थिति की जांच की जाएगी। जी हां साथियों, डीप वाटर बैरिकेडिंग। घाटों के विस्तार के कारण नदियों में 8 किलोमीटर लंबी डीप वाटर बैरिकेडिंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ेगी। वाटर स्कूटर ब्रिगेड त्वरित सहायता के लिए पहली बार वाटर स्कूटर ब्रिगेड का गठन किया गया है, जिसमें 25 वाटर स्कूटर होंगे। ये ब्रिगेड तुरंत किसी भी आकस्मिक घटना के लिए मौके पर पहुंच सकेगी। जी हां साथियों, फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन संगम और वीआईपी घाट पर 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे। इन उपायों के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके। रेगुलर इनकम के लिए मंथली इनकम अकाउंट में करें निवेश। इसमें हर महीने होगी 9,250 रुपए तक की कमाई। जी हां साथियों, अगर आप रिटायरमेंट के बाद या इससे पहले अपने लिए मंथली इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट सही रहेगा। इस स्कीम में अभी 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसके जरिए आप अपने लिए हर महीने 9,250 रुपए की इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। हर महीने मिलेंगे 9,250 रुपए। इस स्कीम में सालाना मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है और वह अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहता है। अगर आप मंथली पैसा न निकालें तो वह आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में रहेगा और मूलधन के साथ इन पैसों को भी जोड़कर आपको आगे ब्याज मिलेगा। जी हां साथियों, मान लीजिए आप इस योजना में 9 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो अब आपको 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से सालाना 66,600 रुपए ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट के तहत 15 लाख का निवेश करते हैं, तो आपको 1,11,000 रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। इसे 12 महीनों
में बराबर बांटे तो आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। अगर रिटर्न को विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस पर भी ब्याज मिलता है। 5 साल बाद जमा किया हुआ पैसा मिल जाएगा वापस। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यानी स्कीम पूरी होने पर आपकी पूरी जमा पूंजी आपको वापस मिल गई। हालांकि अगर आप चाहें तो इस पैसे को फिर से इसी योजना में निवेश करके मंथली आय का साधन बनाए रख सकते हैं।